और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हो तुम लोग? आज जनगणना पढ़ाएंगे हम। जनगणना तो पहले का तुम लोग कंप्लीट किए ही हो, लेकिन एक बार रिपीट कर लो, इसको अच्छे से रिवीजन कर लो, क्योंकि पैट का एग्ज़ाम हो या ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम हो या समीक्षा अधिकारी हो, तुम लोग देख ही रहोगे जनगणना एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है जीके में। तो इसके कुछ आंकड़े हैं जो आंकड़े ही भूलते हैं लगभग और सब तो तुम लोग पढ़ ही होगे, लेकिन कुछ दो चार नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। और लगभग जैसे कहा था ना, मैं बताता हूँ गागर में सागर, उस तरह लगभग मैं कंप्लीट करने की कोशिश किया हूँ। तो एक बार रिपीट करा रहा हूँ, इसको अच्छे से तुम लोग रिवीजन करके एक बार अच्छे से इसको पढ़ने के बाद एक बार किताब से दोहरा लेना, ठीक है मेरे बच्चों? तो चलो और पढ़ाते हैं हम। और पैट का आवेदन तो स्टार्ट हो ही गया है, आप लोग आवेदन करिए। और आज पेपर में भी उसका डेट आ गया कि सितंबर में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए, कोरोना भी चला गया और एग्ज़ाम का डेट भी आ गया और सब कुछ आ गया। पिछले लॉकडाउन से पैट की बातें हो रही हैं और मैं तुम लोग को हमेशा बताते रहा कि घबराओ मत, एग्ज़ाम होंगे, तैयारी करनी है। तो तैयारी में एकदम लगे रहो। और इतनी तैयारियां तुम लोगों ने मेहनत की है, उसका फल अब समय आ गया मिलने का बेटा। अब तो 2 महीना 2.5 महीना बहुत, मैं कहा था ना कि 2 महीना अगर मिल जाएगा तो तैयारी पूरी हो जाएगी। तो 2-3 महीना तो मिल ही रहा है, तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना? आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं उसको पढ़ना प्रारंभ करिए। एक लाइन में हमेशा तुम लोग को सिखाया करता था, लाख दलदल हो पाँव जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए, कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए। तो देखिए, इतना लंबा आप लोगों ने हौसला बनाए रखा कि देखिए करते करते साल भर से वेट करते करते आज एटलीस्ट उसका फार्म भी आ गया और उसके एग्ज़ाम का डेट भी आ गया। और नवंबर तक इस पैट के माध्यम से नियुक्तियाँ भी होना प्रारंभ हो जाएंगी। तो एकदम तैयारी आप लोग जम के करिए। तो चलिए हम जनगणना रिवीजन कराते हैं, अच्छे से थोड़ा उसको रिवीजन करो। जनगणना 2011, जनगणना के बारे में पहले क्वेश्चन कुछ हम लोग किस तरह पढ़ेंगे। देखो, भारत में जनगणना की शुरुआत, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तुम्हारे बनते हैं, भारत में जनगणना की शुरुआत। भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। भारत में पूछा, भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई? 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई। और भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना किसके शासनकाल में हुई? तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 से प्रारंभ हुई। तो ये 2 क्वेश्चन आपके बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, और भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला देखिए, जब 1881 में हमारे नियमित जनगणना प्रारंभ हुई लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, तो पहले जो जनगणना आयुक्त थे वो थे डब्ल्यू फ्लोडन पहले जनगणना आयुक्त थे। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई? तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1947 में देश आज़ाद हुआ था। और 1881 से हर 10 वर्ष पर जनगणना हुआ करती थी। तो 81 से 91 तक करते करते 1941 में हुआ, फिर सीधे 1951 में हुआ। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जब 1951 में हुई, तो स्वतंत्र भारत के पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? आर्य गोपाला स्वामी। ये सब वन लाइनर क्वेश्चन है जो एग्जामों में आते हैं, इसको आप लोग को अच्छे से तैयार करिए। आधुनिक विश्व सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से, आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से जनगणना कराने का श्रेय स्वीडन को जाता है। किसको जाता है? स्वीडन को जाता है, जहां 1749 में पहली जनगणना हुई थी। अगर क्वेश्चन आता है सर्वप्रथम विश्व में पहली जनगणना कहाँ हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी 1749 में। और 10 की जनगणना, यानी जो 10 साल पर प्रारंभ हुई, 10 की जनगणना शुरुआत 1790 ईस्वी में अमेरिका में प्रारंभ हुई। इसके अलावा इंग्लैंड में 1801 में जनगणना प्रारंभ हुई। जो प्रथम जनगणना हमारे हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, वो डेट देख लीजिएगा, 21 फरवरी को प्रारंभ हुआ था। 21 फरवरी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में भारत की पहली जनगणना। और प्रथम क्रमबद्ध जनगणना, वही 10 की जनगणना जो हम तुमको बता रहे हैं, प्रथम क्रमबद्ध जनगणना 17 फरवरी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो इसका डेट था 17 फरवरी, इसका डेट था 21 फरवरी। आगे देखिए, 2011 की जो जनगणना थी, क्योंकि हमें 2011 की जनगणना ही पढ़ना है मेरे बच्चों, क्योंकि 2011 का हर 10 साल पे होता है, तो 2021 में जनगणना होगा। 2021 तुम्हारा चल रहा है, तो इस बार तो भी जनगणना प्रारंभ ही नहीं हो पाया, क्योंकि अप्रैल से होने वाला था कोविड की वजह से। तो आप लोग वही 2011 वाले जनगणना को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना, और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी।
2011 की जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, एग्जाम में आ चुका है, और उस तरफ 15वीं जनगणना। जनगणना की अवधि क्या है? 10 वर्ष, हर 10 वर्ष पर जनगणना होती है। और जनसंख्या के अध्ययन को क्या करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसमें कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे? 29 प्रश्न। ये क्वेश्चन आया भी है कि 2011 की जनगणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे, तो 29 प्रश्न पूछे गए थे। और एक क्वेश्चन और याद करना, प्रथम जनगणना जब हुई थी तो कितने प्रश्न पूछे गए थे? 14 प्रश्न पूछे गए थे। कितने प्रश्न पूछे गए थे? 14 प्रश्न पूछे गए थे। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या था? शुभंकर था प्रगणक शिक्षिका। और जनगणना के प्रतीक चिन्ह को बनाने का श्रेय किसे जाता है? जनगणना का एक लोगो है, लोगो तो नहीं बना पाए हैं, लोगो है यानी प्रतीक चिन्ह जो है उसको बनाने का श्रेय जाता है पराबिंदा रथ को। और ये जो लोगो है ना, जनगणना का प्रतीक चिन्ह जो है, जो लोगो है, उसका श्रेय जाता है पराबिंदा रथ को। वो जो लोगो है उसमें 9 व्यक्तियों को दिखाया गया। 9 व्यक्तियों में 4 पुरुष हैं और 5 महिला हैं। और 4 जो पुरुष हैं उसमें 2 बच्चे हैं, 2 वयस्क हैं। उसी प्रकार 5 महिला में 3 वयस्क हैं और 2 बच्चे हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11 जुलाई। और एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमको मिला, जनगणना का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मिलता है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में जाने संवैधानिक रूप से। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व तो संघ सरकार को सौंपा गया है। भारतीय संविधान की धारा, ये अच्छा क्वेश्चन है, धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व किसको सौंपा गया है? संघ सरकार को सौंपा गया है। और यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में वर्णित है। यह संविधान की 7वीं अनुसूची की क्रम संख्या 69 में वर्णित है। 7वीं अनुसूची, संविधान की 7वीं अनुसूची में तुम लोग को बताए थे, जिसमें समवर्ती सूची होता है, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, समवर्ती सूची होता है, उसी में 7वीं सूची की क्रम संख्या 69 में अंकित है। जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, जिसका उच्चतम अधिकारी भारत का महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त होता है। या तो कहिए भारत का महापंजीयक या जनगणना आयुक्त, जो सबसे बड़ा अधिकारी इसका होता है। वर्तमान में भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली। ये जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, हम 2011 की जनगणना की बात कर रहे हैं। जब 2011 की जनगणना हुई थी उस समय जो वर्तमान में जनगणना आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। और उससे पहले कौन थे? देवेंद्र कुमार सीकरी। अगर कोई पूछता है वर्तमान में, अभी जस्ट वर्तमान में भी चेंज हुआ है, तो वर्तमान में अगर बात करेंगे तो वर्तमान में जनगणना आयुक्त है शैलेश कुमार। यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उस समय जनगणना आयुक्त थे वो थे डॉक्टर सी चंद्रमौली। और उनसे पहले कौन था? देवेंद्र कुमार सीकरी। और वर्तमान में यानी 2021 में जनगणना आयुक्त कौन है? शैलेश कुमार। 2011 की जनगणना यानी 15वीं जनगणना की शुरुआत, यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2011 की जो जनगणना हुई थी, जो 15वीं जनगणना, स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना, उस तरफ 15वीं जनगणना जो हुई थी, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 2010 में। यानी 2011 में जो जनगणना का हमको लेखा जोखा मिला था वो साल भर पहले से ही प्रारंभ हो गया था, 1 अप्रैल 2010 से ही प्रारंभ हो गया था। सितंबर 2010 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 1931 में हमारे देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी और 1931 के बाद सीधे 2011 में जाति आधारित जनगणना हुई। तो सितंबर 2010 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जाति आधारित जनगणना यानी 1931 के बाद पहली बार कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। तो 1931 के बाद तो क्वेश्चन बनता है कि पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931। और फिर 2011 आगे देखिएगा, पहली बार कराने की स्वीकृति प्रदान की गई, जो अलग से यानी जनगणना जब कंप्लीट हो गया उसके बाद अलग से जून 2011 से सितंबर 2011 के बीच संपन्न। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय का अधीन कार्य करता है, अभी मैं बताया, जिसका गठन 1961 में हुआ था। जनगणना विभाग जो है गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है, जिसका गठन 1961 में हुआ था।
जनगणना 2011 ईस्वी के तहत, जनगणना 2011 ईस्वी के तहत देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जनगणना 2011 के अनुसार देश में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर NPR तैयार किया गया, जिसमें देश के सभी नागरिकों में कुल 15 विवरण दर्ज कराए गए। यानी NPR में कितने आंकड़े दर्ज कराए गए? 15 विवरण दर्ज कराए गए। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष से अधिक वयस्क नागरिकों के बायोमेट्रिक आंकड़े भी इसमें एकत्रित किए गए। 2001 की जनगणना में भारत का प्रशासनिक विभाजन 593 जिलों में था। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। 2001 में जो जनगणना हुई थी उस समय हमारे देश में जो जिलों का बंटवारा था, कितने जिले थे? 593 जिले थे। और जब 2011 की जनगणना हुई तो जिलों का विभाजन कितना हो गया था? 640। यानी कितने जिले बढ़े? 47 जिले बढ़ गए थे। ठीक है। एक दो क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है महान विभाजक वर्ष और एक पूछता है लघु विभाजक वर्ष। तो महान विभाजक वर्ष के बारे में बताते हैं। 1921 को महान विभाजक वर्ष कहते हैं और 1951 को लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। महान विभाजक वर्ष 1921 ईस्वी को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है क्योंकि 1911 में जो जनसंख्या थी, जब 1921 में जनसंख्या का आंकड़ा आया तो जनसंख्या घट गई, ऋणात्मक हो गई। यानी 1911 में जनसंख्या जो थी, जब 1921 में जनसंख्या हमने किया तो 1911 के अपेक्षा ऋणात्मक हो गई, घट गई। कितना घट गई? -0.31% घट गई। लगभग 77 लाख की कमी आ गई, 77 लाख जनसंख्या की कमी आ गई, जिसके कारण इसको महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई। दूसरा लघु विभाजक वर्ष 1951। 1951 को लघु विभाजक वर्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1941 में जनगणना हुआ, 1947 में देश आज़ाद हो गया। फिर जब 1951 में जनगणना हुई तो 1941 की अपेक्षा 51 में जनसंख्या घटी तो नहीं, लेकिन बंटवारा होने से कम हो गई, इसलिए इसको लघु विभाजक वर्ष कहते हैं। ठीक है। एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन नया मिलेगा, तुम लोग ध्यान देना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, ये तुम लोग जानते होगे, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया है कि 2045 तक भारत की जनसंख्या को स्थिर किया जा सके, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 2070 कर दिया गया है। ठीक है। लगा कि अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा 45 तक, ये तो 70 कर दिया। आइए आगे बात करते हैं 2011 की जनगणना संबंधित प्रमुख आंकड़े। अब यहाँ से आपके वन लाइनर क्वेश्चन कंप्लीटली चालू हो जाएंगे, सारे वन लाइनर क्वेश्चन तुम लोग को चालू हो जाएंगे और यही सब सारे क्वेश्चन तुम लोग के आते हैं और यही आंकड़ा तुम लोग को तैयार करना है। ठीक है। आइए एक चीज़ बता देते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पहला सबसे बड़ा देश कौन है? चीन। दूसरा कौन है? भारत। ठीक है। तीसरा कौन है? अमेरिका। चौथा कौन है? इंडोनेशिया। पांचवा कौन है? ब्राजील। ठीक है। छठवां कौन है? बांग्लादेश नहीं, छठवां है पाकिस्तान। सातवां है बांग्लादेश। आठवां तो रूस हट गया, नाइजीरिया। 9वां रूस और 10वां जापान। तो थोड़ा देख लिया जाए, विश्व के 10 सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश। सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है? चीन की। पूरे विश्व का 19.4% है। अगर पूरे विश्व में लगभग 7 अरब जनसंख्या है, अगर 100 है तो 19.4% अकेले चीन में जनसंख्या है। भारत पूरे विश्व का कितना जनसंख्या है? 17.5%। अमेरिका पूरे विश्व का 4.5%। इंडोनेशिया 3.4%। ब्राजील पूरे विश्व का 2.8%। पाकिस्तान पूरे विश्व का 2.7%। बांग्लादेश पूरे विश्व का 2.4%। नाइजीरिया पूरे विश्व का 2.3%। रूस पूरे विश्व का 2% और जापान पूरे विश्व का 1.9%। ये 10 देश हैं विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले। इसमें एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बताते हैं तुम लोग को। ये जो भारत है तुम्हारा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, इसका एक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारत चीन से अधिक हो जाएगा। यानी 2030 के बाद हम पहले नंबर पर हो जाएंगे, चीन दूसरे नंबर पर हो जाएगा, एक आंकड़ा के अनुसार। दूसरा एक क्वेश्चन बताते हैं तुम लोग को, भारत की जितनी जनसंख्या है, अमेरिका, इंडोनेशिया, ध्यान देना, अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील 3, पाकिस्तान 4, बांग्लादेश 5 और सीधे जापान 6। नाइजीरिया रूस को छोड़ दो तो जापान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ब्राजील, इंडोनेशिया और अमेरिका, ये 6 जो देश हैं, इनकी जनसंख्या को मिला दो तो एक्यूरेट भारत की जनसंख्या के बराबर है, सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से। और एक और चीज़ बता देते हैं, उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जो सबसे जनसंख्या वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश को अगर हम देश बना देते हैं तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश हो जाएगा जनसंख्या में। ब्राजील से भी अधिक आबादी है, यानी लगभग ब्राजील के समकक्ष है, थोड़ा सा अधिक उससे उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या। ठीक है।
आइए अब इस आंकड़े को थोड़ा देख लेते हैं। 2011 जनगणना संबंधित प्रमुख आंकड़े। भारत की कुल जनसंख्या, एकदम एक्यूरेट याद करना पड़ेगा, 1,21,08,54,977। ये हमारी भारत की कुल जनसंख्या थी सन 2011 के जनगणना के अनुसार, जिसमें पुरुष की जनसंख्या कितनी थी 51.47%। अब दिमाग में रख लो 51.47% अगर पुरुष की जनसंख्या है तो 48.53% महिलाओं की जनसंख्या थी। भारत की कुल जनसंख्या 1,21,08,54,977, जिसमें पुरुष थे 51.47% और महिला थी 48.53%। वार्षिक वृद्धि दर, देखो एक होता है वार्षिक वृद्धि दर, एक होता है 10 की वृद्धि दर। वार्षिक वृद्धि दर का मतलब होता है जो हर वर्ष जो बढ़ता है, यानी उसकी कुल जनसंख्या को हर वर्ष के हिसाब से उसका कितना वृद्धि हुई उसके हिसाब से देखते हैं। और 10 की वृद्धि दर जो 10 वर्षों में कुल जनसंख्या का 10 वर्षों में जितना वृद्धि हो रहा है उसके हिसाब से देखा जाता है। तो वार्षिक वृद्धि दर है हमारा 1.64%, याद करना पड़ेगा। भारत की जनगणना का वार्षिक वृद्धि दर है 1.64% और 10 की वृद्धि दर है 17.7%। भारत पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या रखता है और यहाँ की 10 की वृद्धि दर कितनी है 17.7%। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। और जानते हो 10 की वृद्धि दर जो हुई थी हर 10 वर्षों बढ़ता है, हर जगह बढ़ता है, लेकिन इस बार जब 2011 की जनगणना हुई थी तो नागालैंड एक ऐसा राज्य था जहाँ की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। तो क्वेश्चन कई बार आए तो इसको याद करना पड़ेगा, किस राज्य की 10 की दर ऋणात्मक रही, तो नागालैंड की -0.6%। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर वर्ग एरिया, यानी 1 किलोमीटर लंबा 1 किलोमीटर चौड़ा एक वर्ग एरिया के हिसाब से जनसंख्या देखा जाता है। तो 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से जनसंख्या घनत्व हमारे देश का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, यानी 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 382 लोग हमारे देश में रहते हैं। लिंगानुपात 943। लिंगानुपात भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लिंगानुपात में देखो कभी भी संख्या महिलाओं की बताई जाती है, पुरुष को 1000 से संबोधित किया जाता है, पुरुष हमेशा 1000 मान के चलाता है, उसमें महिलाओं को सेट किया जाता है। तो लिंगानुपात जो है वो 1000 पुरुषों में महिलाओं का है 943, यानी हमारा लिंगानुपात कितना है 943। 382 प्रति वर्ग किमी जनसंख्या घनत्व। 10 की वृद्धि दर हमारा कितना है 17.7। वार्षिक वृद्धि दर 1.64%। शिशु लिंगानुपात, अब ये शिशु लिंगानुपात जो होता है वो 0 से 6 वर्ष के आयु के जो बच्चे होते हैं उसको शिशु लिंगानुपात कहते हैं, ठीक है ना। तो शिशु लिंगानुपात 918, शिशु लिंगानुपात 918 1000 में, यानी इससे पता चलता है भविष्य में हमारे यहाँ महिलाओं की संख्या और कम होने वाली है। 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 918 और वर्तमान में 1000 में 943। तो वर्तमान में लिंगानुपात 943, शिशु 918। साक्षरता बहुत इंपॉर्टेंट है, साक्षरता 73% है। भारत की साक्षरता कितनी है 73% है। और साक्षरता का मानक क्या है, 7 वर्ष के आयु के बच्चे जो अपनी लिपि अपनी भाषा को समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको साक्षर माना जाता है, ठीक है ना। तो 73% लोग साक्षर है, जिसमें पुरुष की साक्षरता 80.9%, यानी लगभग 81% पुरुष और 64.6%, यानी लगभग 65% महिलाएं साक्षर। एक और अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान से रख लीजिएगा, नगरीय जनसंख्या और ग्रामीण जनसंख्या, यानी भारत की कुल जनसंख्या अगर 100 है तो उसमें नगरीय कितनी है, नगर में कितने लोग रहते हैं 31.2% और ग्रामीण कितने हैं 68.8%, यानी शहरों में रहने वालों की संख्या गांव में रहने वाली संख्या का आधा है। इसीलिए हमारे ग्रामीण शहरों से दुगुना रहते हैं, इसीलिए हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत एक कृषि प्रधान देश है, क्योंकि यहाँ पे ग्रामीणों की संख्या शहरियों से दोगुनी है। 31.2% हमारे यहाँ शहरी है, तो ग्रामीण कितने 68.8%। अब तुम लोग इस आंकड़े को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना और ये बड़े अच्छे से तुम लोग बाबू तैयार कर लेना, क्योंकि यही आंकड़ा तुम लोग का आता है, ठीक है। जनसंख्या में सबसे पहले सर्वाधिक और न्यूनतम, इसकी हम बात करते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। भारत में सबसे जनसंख्या किसकी है, उत्तर प्रदेश की। दूसरा कौन है, महाराष्ट्र। तीसरा कौन है, बिहार। चौथा कौन है, पश्चिम बंगाल। तो सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, तो हम क्या कहते थे, सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। सबसे अधिक कमाने कहाँ जाते हैं लोग, महाराष्ट्र में। कहाँ के लोग जाते हैं, बिहार के। बिहार पहले क्या था, पश्चिम बंगाल में था। तो कैसे याद करेंगे, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश पूरे भारत की जनसंख्या का 16.51% है।
महाराष्ट्र 9.28% है, बिहार 8.6% है, पश्चिम बंगाल 7.54% है। तो तुमको ये ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है जो पूरे भारत का 16.51% है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, चौथा पश्चिम बंगाल। न्यूनतम जनसंख्या की बात करेंगे, सबसे कम जनसंख्या किसकी है? सिक्किम की, उसके बाद से मिजोरम, फिर अरुणाचल, फिर गोवा। तो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। सिक्किम में कितना? 0.05%, यानी 1% से कम है यहाँ पे। मिजोरम, अरुणाचल, गोवा सब 1% से भी कम जनसंख्या है। और जानते हो पूरे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, पूरे भारत की जनसंख्या तुमको कितना बताए थे? 1,21,08,54,977। और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उसमें कितनी है? 19,98,12,341 उत्तर प्रदेश जनसंख्या, जो पूरे भारत के 16.51% है। और सिक्किम जहाँ पर सबसे कम जनसंख्या है, जहाँ पर है मात्र 6,10,577 व्यक्ति, इसीलिए सिक्किम सबसे कम 0.05% है। तो सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? सिक्किम पे है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब बात करेंगे 10 की वृद्धि दर। हर 10 वर्ष में जो वृद्धि होती है उसके हिसाब से सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर मेघालय की हुई थी, दूसरा किसकी हुई थी? अरुणाचल प्रदेश की, तीसरा किसकी हुई थी? बिहार की हुई थी। तुम इसको याद करो, अगर ये डाटा तुमको नहीं याद हो रहा तो तुम पहले का डाटा एकदम याद कर लो, ज्यादा मत कुछ लोग पहले का डाटा एकदम भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कहाँ पे हुई थी? मेघालय में हुई थी। दूसरा कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था, 10 वर्षों में सर्वाधिक वृद्धि। तीसरा कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। मेघालय में 27.9% की 10 की वृद्धि हुई थी, अरुणाचल प्रदेश में 26% और बिहार में 25.4%। न्यूनतम 10 की वृद्धि दर, अभी मैं वहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि ऋणात्मक रही नागालैंड की न्यूनतम 10 की वृद्धि, 10 वर्षों में वहाँ पर जनसंख्या घट गई तो ऋणात्मक कितना रही? 0.6%। दूसरा कौन है? केरल, जहाँ पे 10 की दर मात्र 4.9% है। तीसरा कौन था? गोवा, जहाँ पर 10 की दर मात्र 8.2% है। तो सर्वाधिक 10 की दर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार, और न्यूनतम 10 की दर नागालैंड, केरल और गोवा, ठीक है। अब जनसंख्या घनत्व, अभी मैं बताया था 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में जितने लोग रहते हैं उसी के हिसाब से जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या घनत्व को तुम समझ सकते हो, कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं उसके हिसाब से। तो जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे, बिहार 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 1106 लोग रहते हैं। दूसरा पश्चिम बंगाल 1028 लोग रहते हैं। तीसरा केरल 860 लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का, फिर पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यानी 1 किलोमीटर में सबसे कम लोग रहते हैं अरुणाचल प्रदेश, पहाड़ी इलाका है, बहुत कम लोग रहते हैं, 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में। दूसरा कौन है? मिजोरम, मात्र 52 लोग रहते हैं। सिक्किम मात्र 86 लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। लिंगानुपात, अभी मैं बताया कि पुरुषों को 1000 में व्यक्त किया जाता है और महिलाओं को उसके हिसाब से देखा जाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात दक्षिण के तुम्हारे राज्य हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल 1084, यानी 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1084 है। देखो महिलाओं की संख्या वहां पे ज्यादा है इसीलिए पुरुष अक्षर है। दूसरा तमिलनाडु 996 1000 पुरुषों में। तीसरा आंध्र प्रदेश 993 1000 पुरुषों में। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात था। न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा में, सबसे कम महिलाएं लड़कियां हरियाणा में हैं 879, 1000 पुरुषों में 879 लड़कियां हैं। इसीलिए देखते हो अधिकतर संत और साधु कहाँ के होते हैं? हरियाणा के ही होते हैं। दूसरा जम्मू कश्मीर 889, तीसरा सिक्किम 890। तो आप कैसे याद करेंगे? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, न्यूनतम हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। शिशु लिंगानुपात, अब ये 0 से 6 वर्ष का बच्चों का लिंगानुपात बता रहा है, उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का 972। दूसरा कौन है? मिजोरम। तो शिशु लिंगानुपात में सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा मिजोरम, और न्यूनतम में हरियाणा उसमें भी है, उस तरह भी लिंगानुपात में सबसे कम है। और शिशु में यानी आज भी वहां पे लड़कियां कम है और भविष्य में भी कम होंगी। तो हरियाणा। दूसरा कौन है? पंजाब। अब बात करेंगे साक्षरता की, ये क्वेश्चन बड़ा आता है साक्षरता। भारत में सर्वाधिक साक्षर जो जिला है वो है केरल, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है गोवा। और केरल में 94% साक्षर है, 100 में 94% साक्षरता है, इसीलिए केरल को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। दूसरा मिजोरम 91.3% और तीसरा गोवा 88.7%। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ पर है? बिहार में। सबसे कम बिहार में साक्षरता है 61.8%। दूसरा कौन है? अरुणाचल प्रदेश 65.4%। और तीसरा कौन है? राजस्थान 66.1%। 66.1%। इस प्रकार कोई पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा, न्यूनतम साक्षरता बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक साक्षरता में पुरुष और सर्वाधिक साक्षरता में महिला,
तो कैसे इसको तैयार करोगे? तो देखो सर्वाधिक साक्षरता किसकी है? केरल, मिजोरम, गोवा। अब पूछेगा सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो वो भी वही हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा। और सर्वाधिक महिला साक्षरता भी बोलेगा तो फिर वही हो जाएगा, केरल, मिजोरम, गोवा। तो इसको एक ही बार में तुम्हारा तैयार हो जाएगा। सर्वाधिक साक्षरता भारत की केरल, मिजोरम, गोवा। पुरुष की सर्वाधिक साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा। महिला की सर्वाधिक साक्षरता केरल, मिजोरम, गोवा। लेकिन न्यूनतम में चेंजिंग है। अब न्यूनतम में भारत का क्या है? बिहार, अरुणाचल, राजस्थान। लेकिन जब पुरुष का न्यूनतम बात करेंगे तो बिहार उसमें पहले स्थान पर है, दूसरा अरुणाचल है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। तो बिहार, अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। और जब न्यूनतम महिला की बात करेंगे तो उसमें भी पहला बिहार ही है, लेकिन दूसरा क्या आ जाएगा? राजस्थान और झारखंड। तो बिहार, राजस्थान और झारखंड। ठीक है, इसको आप लोग तैयार करिएगा अच्छे से। अब आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में अधिकतर जो किसान है ग्रामीण क्षेत्र में वो अशिक्षित है, क्योंकि वो बड़े संपन्न होते हैं, इसलिए वो शिक्षा की उनको जरूरत नहीं लेते। तो ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। और शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता केरल की 93%, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक साक्षरता 93% केरल की। तो केरल एक ऐसा राज्य है जहां पर ग्रामीण शहरी सब साक्षर है ना, तभी लोग पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया। और शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश की और ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम साक्षरता आंध्र प्रदेश की। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है? तो देखो दो तरह से होता है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या जनसंख्या के हिसाब से। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या अगर प्रतिशत के हिसाब से देखते हैं तो ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जहां पर 90% लोग ग्रामीण गांव में रहते हैं। ठीक है ना। और जनसंख्या के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, यानी सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ रहते हैं? उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से, और प्रतिशत के हिसाब से हिमाचल प्रदेश लगभग 90%। उसी प्रकार सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या किस गाँव में रहती है? तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती है, लेकिन प्रतिशत हिसाब से कहाँ पर रहती है? गोवा में रहती है, लगभग 62.2%। ठीक है। अब आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार SC ST, जनगणना 2011 के अनुसार SC ST, क्योंकि अभी मैंने बताया था 1931 के बाद सीधे 2011 में जातीय आधारित जनगणना हुई थी। तो SC यानी अनुसूचित जाति, ST अनुसूचित जनजाति। आइए इसके बारे में देखते हैं। अनुसूचित जाति यानी SC, इसकी जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या का 16.6% है। तो इसको कहते हैं, इसका अगर उस तरह देखते हैं तो 20.14 करोड़, यानी 20.14 करोड़ जनसंख्या है अनुसूचित जाति की, जो पूरे भारत के जनसंख्या का 16.6% है। उसी प्रकार अनुसूचित जो जनजाति यानी ST जो है वो पूरे भारत का 8.6% है, जो 10.43 करोड़ जनसंख्या में। लिंगानुपात, SC का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 945 है और ST का लिंगानुपात 1000 पुरुषों में 990 है। और ये क्वेश्चन आ चुका है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसका होता है? सर्वाधिक लिंगानुपात ST जनजाति का होता है, 990 1000 पुरुषों। ठीक है। 10 की वृद्धि दर, यानी 10 वर्षों में SC की वृद्धि कितनी हुई? 20.8%, और ST की वृद्धि कितनी हुई? 23.7%। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वाधिक SC वाले जिले जनसंख्या, यानी सर्वाधिक SC की जनसंख्या कहाँ रहती है? तो सर्वाधिक SC की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तीसरा कहाँ है? बिहार में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या उत्तर प्रदेश में है, दूसरा पश्चिम बंगाल में, तीसरा बिहार में। लेकिन अगर हम प्रतिशत के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सबसे अधिक पंजाब में है, दूसरा हिमाचल प्रदेश में है, तीसरा पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार सर्वाधिक ST की जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक ST जनसंख्या मध्य प्रदेश में है, दूसरा कौन है? महाराष्ट्र है, और तीसरा कौन है? उड़ीसा है। और अगर प्रतिशत में देखेंगे तो सर्वाधिक ST की प्रतिशत मिजोरम में है 94.4%, दूसरा नागालैंड है और तीसरा मेघालय है, प्रतिशत के हिसाब से। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सर्वाधिक SC की जनसंख्या कहाँ रहती है? सर्वाधिक SC उत्तर प्रदेश में और सर्वाधिक ST मध्य प्रदेश में। अब पूछेगा प्रतिशत के हिसाब से सर्वाधिक SC कहाँ पर रहते हैं? तो पंजाब में। और प्रतिशत और सर्वाधिक ST कहाँ रहते हैं? मिजोरम में। ठीक है। मिजोरम में 94.4% ST है, यानी लगभग मिजोरम जो है ST है पूरा। नोट, नागालैंड एवं अरुणाचल में कोई SC निवास नहीं करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नागालैंड और मिजोरम में कोई भी SC निवास नहीं करता है, और हरियाणा और पंजाब में कोई ST निवास नहीं करता। ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ध्यान दीजिएगा। एक थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने और नोट किया हुआ है, लिखते हुए जगह ही नहीं है, कंप्लीट किया हूँ तब भी। जैसे क्वेश्चन है कि पूछेगा क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो थाड़े,
मुंबई का थाने जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। और भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी, जो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ये 2011 के आंकड़े के अनुसार। अब थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश, इसको कंप्लीट तो नहीं हो पाया है, मेन टॉपिक लिख दिए हैं। इसको कंप्लीट करना हो तो लुसेंट की बुक से तुम लोग उसको क्लियर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितना दिए हैं इसी में से आते हैं क्वेश्चन। जनगणना 2011 में जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? पहले तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं वर्तमान में, बताओ। केंद्र शासित प्रदेश में कितने, इसमें केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए? दादरा नगर हवेली दमन दीव तो अब एक में हो गया। सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की। पहले 7 थे, फिर तुम्हारे 9 हो गए जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हो गए तो 7 तो 9 हो गए, फिर उसमें से एक का विलय हो गया तो 8 हो गए। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जनगणना जब हुई थी तो उस समय 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसी के बारे में सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की, न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप की। सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर, यानी 10 वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि दर किसकी? दादरा नगर हवेली की। और न्यूनतम किसकी रही? लक्षद्वीप की रही। यानी लक्षद्वीप की न्यूनतम 10 की वृद्धि दर भी है और जनसंख्या भी न्यूनतम ही है। और सर्वाधिक जनसंख्या दिल्ली की, 10 की वृद्धि दर दादरा नगर हवेली की। जनसंख्या घनत्व यानी कम जगह में ज्यादा लोग रहते हैं। 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में कितने लोग? तो दिल्ली में बड़ी तो आबादी है, 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 11,320 लोग रहते हैं, जबकि अंडमान निकोबार में 1 किलोमीटर वर्ग एरिया में 46 लोग रहते हैं। यानी सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार का है। लिंगानुपात 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या है 1037 पदुचेरी की, और दमन दीव की सबसे कम 618। तो कहा सकते सर्वाधिक लिंगानुपात पदुचेरी का, न्यूनतम लिंगानुपात दमन दीव का। शिशु लिंगानुपात अंडमान निकोबार का सर्वाधिक है और दिल्ली का न्यूनतम। साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप का 91.8% और न्यूनतम साक्षरता दादरा नगर हवेली का 76.2%। ये ध्यान रखिएगा, पुरुष और महिला मैंने जो लिखा है, तो जो साक्षरता लक्षद्वीप और दादरा नगर हवेली है, उसी तरह अगर पूछेगा पुरुष की साक्षरता तभी लक्षद्वीप दादरा नगर हवेली, महिला की तभी दादरा, सेम वही है। नोट, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में एससी और दिल्ली, चंडीगढ़ और पुदुचेरी में एसटी निवास नहीं करते। तो ये आंकड़ा लगभग हो गया है, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। ये बड़ा बेजोड़ है, 2 नंबर आपका सिद्ध करेगा, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करिए, और अब तो बैच खुलेंगे तो फिर मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा ही, तैयारी करिए। खुश रहिए, अच्छे से।